फर्स्ट ईयर। कल हमने कुछ फंगल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी कि माइसीलियम कैसा होता है। और अब हम कुछ बात करते हैं कि जो कवक तंतु से जो संरचनाएं बनती हैं वो कौन कौन सी प्रकार की संरचनाएं कवकों में बनती हैं। तो इनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर या रूपांतरित कवक सूत्रीय रचनाएं। उसमें से जो कवक तंतु होते हैं, फंगल हाइफी होते हैं, वो सीधे सीधे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो आपस में गुथे हुए होते हैं। अब उनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी बनते हैं जो उनके अलग अलग कार्यों के लिए विशेष रूप से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक है मूलाभास या राइजोइड्स। आप लोगों ने ब्रायोफाइट्स वगैरह में पढ़े होंगे कि उनके जो पतले पतले बारीक बारीक जड़ें सी होती हैं स्ट्रक्चर, उनको हम मूलाभास कहते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ संरचनाएं कुछ कवकों में भी पाई जाती हैं जो कि बिल्कुल पतली जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं और गुच्छे में बनती हैं रूट्स के, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये राइजोपस है, राइजोपस के अंदर ये आप देख रहे हैं नीचे बहुत सारी ब्रांच संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम राइजोइड्स बोलते हैं और ये जनरली गुच्छे में बनती हैं। ये राइजोपस का स्लाइड है जिसमें नीचे आपको राइजोइड्स दिख रहे हैं, ऊपर इसका स्पोरेंजियोफोर है और ये नीले रंग के ऊपर जो ग्रे कलर के आपको दिख रहे हैं, इसके बीजाणु धानी में से बीजाणु निकल रहे हैं। दूसरी एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं एप्रिसोरियम या हिंदी में इसको कहते हैं आसंगांग। इसका जो काम होता है, जब फंगल स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, जब किसी पौधे के ऊपर आकर के गिरते हैं, वो उसके ऊपर आकर अटैच होते हैं, तो ये जो एप्रिसोरियम नामक संरचना है, ये उस फंगल संरचना को प्लांट की सतह के ऊपर अटैच होने में या जुड़ने में, संलग्न होने में मदद करती है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एप्रिसोरियम। अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए स्पोर दिख रहा है चित्र में आपको, फंगल सेल है, प्लांट का सेल, और अंदर बाद में पेनिट्रेट करके हॉस्टोरियम बना देते हैं, लेकिन ऊपर पहले बलून नुमा संरचना होती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे प्लांट की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ चिकनी नहीं होती। एपिडर्मल सेल में डिप्रेशन वगैरह होते हैं, तो उस डिप्रेशन में ये वहाँ पर जा कर के उसमें कंप्रेस कर लेता है अपने आप को, और उसकी वजह से जो वो फंगस होती है वो एकदम से वहाँ से हट नहीं जाती। तो एप्रिसोरियम जो है वो अटैचमेंट ऑर्गन है या संलग्नक अंग है, ठीक है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम हॉस्टोरियम या चूषकांग। जब मैंने बताया था आपको कि जो कवक तंतु हैं या कवक हैं या फंजाई हैं, वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। भोजन लेने के लिए वो क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो दो तरह की परिस्थिति हो सकती है। एक परिस्थिति में तो जब पैरासिटिक फंगस होती है तो वो या तो सीधा ये खुद ही प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाए सेल के अंदर, और सीधे सीधे जो कवक जो होस्ट कोशिका होती है, परपोषी की कोशिका होती है, उसमें सीधे ही एंजाइम सिक्रीट करके और उसके जीव द्रव्य से अपना भोजन ले ले। और दूसरा ऐसा होता है कि इस तरह की जो कोशिका, इस तरह की जो कवक होती है, एक कवक तंतु होता है, वो होता है इंट्रासेलुलर। तो कवक जब पौधों के अंदर पाया जाता है तो वो दो प्रकार की माइसीलियम के रूप में पाया जा सकता है। एक होता है इंटरसेलुलर या अंतराकोशिकी। अंतराकोशिकी क्या होता है, जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उसके बीच बीच में वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में मिलता है, और भोजन लेने के लिए उनको विशेष शाखाएं बनानी पड़ती हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर एंटर करके उसमें से अपना भोजन लेती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सेल है, ये प्लांट सेल बना हुआ है। प्लांट सेल के बाहर आपको ग्रेइश कलर की जो दिख रहे हैं वो माइसीलियम है, और ये साइड ब्रांच निकालते हैं, और वो साइड ब्रांच जो परपोषी की कोशिका होती है, होस्ट सेल होता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ से अपना भोजन लेते हैं। तो ये इंटरसेलुलर माइसीलियम है जो कि हॉस्टोरियम बनाता है, प्लांट सेल के अंदर चला जाता है, अंदर पेनिट्रेट करता है और उनको भोजन लेने में मदद करता है।
कुछ और संरचनाएं और जैसे हैं, जैसे कि हाइफल ट्रैप्स, ये इनको पाश बोलते हैं हिंदी में, कवक तंतुओं से ही बनते हैं ये, और ख़ास करके ये उन कवकों में मिलते हैं जो कि दलदली इलाकों में पाई जाती हैं और वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस इलाके में पाए जाने वाले प्रेडेशियस में से मांसाहारी एक तरह से हम इनको कवक मान सकते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसे स्नेयर्स बना सकते हैं या हाइफल ट्रैप्स बना सकते हैं, जो कि कीड़ों को ट्रैप करने में मदद करते हैं। ईल वॉर्म्स जो होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं लंबे लंबे कीड़े, उनको ट्रैप करने में मदद करते हैं। ये एक तरह का बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कवक तंतु के सिरे पर एक चिपचिपा नॉब लाइक संरचना दिख रही है, और ये जैसे ही कोई क्योंकि पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये ईल वॉर्म जो है ये इसके पास से गुजरता है। जैसे ही पास से गुजरता है तो जो चिपचिपा नॉब होता है ये इसके ऊपर चिपक जाता है, और फिर जो कवक तंतु होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इसमें से डाइजेस्ट कर लेते हैं मटेरियल को और भोजन को अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद में फिर ये इससे छूट जाता है। तो जब तक कि वो भोजन का अवशोषण नहीं हो तब तक ये स्टिकी नॉब से इसके साथ में ये ईलवॉर्म्स चिपके रहते हैं। इसी प्रकार का ये है एक संरचना, ये थोड़ा फ़र्क है उससे। इसमें तीन या चार कोशिकाएं एक पार्श्व ब्रांच बनती है या लेटरल ब्रांच बनती है। वो लेटरल छोटी सी ब्रांच के अंदर 3 कोशिकाओं या 4 कोशिकाओं से बना हुआ एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा गुब्बारे वाला जो होता है, गुब्बारा फुला करके गोल गोल बना लेता है संरचना, तो बिल्कुल ये आप उसको उसी तरह से माने। और इसके अंदर जो गैप है आपको बीच में जो दिख रहा है रिंग ट्रैप, वो रिंग ट्रैप में क्योंकि पानी में है तो ईलवॉर्म्स वगैरह इसमें से जाते हैं। अब इनकी जो संरचना सतह जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे ही वो ईलवॉर्म इसकी अंदर वाली किसी भी सतह पर टच करता है, इमीडिएटली क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं फूल जाती हैं, और फूलने से उनका जो अंदर का गैप होता है वो कम हो जाता है, और वो ईलवॉर्म जो है उसमें फंस जाता है। और फिर ये सेल्स जो होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, भोजन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद में जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वापस से जो कोशिकाएं होती हैं श्रिंक कर जाती हैं और अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाती हैं, और जो ईलवॉर्म होता है वो पानी के फ्लो के साथ में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से रिंग ट्रैप है। अगर अब ये तो हुई कुछ संरचनाएं जो कि खाली फंगल हाइफी सिंगल बनाते हैं। कुछ ऐसी भी संरचनाएं होती हैं जो कवक तंतु इकट्ठा समूह में होकर के बनाते हैं। ठीक है, उसमें एक संरचना है स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम जो है अगर आप देखेंगे तो छोटा सा हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, कंकर की जैसे दिख सकता है आपको, मिट्टी के पार्टिकल की जैसे दिख सकता है। इसकी अलग अलग शेप होती हैं। ये रेस्टिंग स्टेज होती हैं इनकी फंगस की, और कोई भी जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे ड्राई हो गया बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, उस परिस्थिति में फंगस को अपना टाइड ओवर करने में या अपने आप को सर्वाइव करने में मदद करती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंगल हाइफी जुड़ करके ठोस संरचना बनाते हैं, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लैक्टेनकाइमा, कवक तंतुओं से जो जुड़कर बनता है। और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रोजेनकाइमा, दूसरे को हम बोलते हैं सूडो पैरेन्काइमा, कूट मृदुऊतक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल ये सी पार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सेल्स आपको दिख रहे हैं जो लूजली इंटरवोवन हैं आपस में। आप उनको ट्रेस कर सकते हैं कौन सा सेल कैसा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं दीर्घ ऊतक या प्रोजेनकाइमा। ठीक है, और बी में स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं तो इसमें सेल्स जो हैं बिल्कुल पास में है। ये ए में आप देख रहे हैं स्क्लेरोशियम जो हार्ड हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप सेक्शन काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में तो आपको बी की जैसी संरचना दिखेगी, जिसमें ऐसे लगेगा कि पैरेन्काइमा टिश्यू है, जैसे प्लांट्स में होता है पैरेन्काइमा टिश्यू मृदुऊतक, उस तरह से आपको ये दिख रहा है। लेकिन ये सारी कोशिकाएं जो हैं फंगल हाइफी से बनी हुई हैं। हर एक जो ये आपको एक संरचना इंडिविजुअल कोशिका दिख रही है वो एक फंगल हाइफी है, जो आपस में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आपस में गुंथे हुए हैं। ठीक है,
और ये बिल्कुल क्योंकि मृदु ऊतक के जैसे होते हैं पर मृदु ऊतक के समान नहीं है, मृदु ऊतक नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो पैरेन्काइमा। ठीक, कुछ इसी प्रकार की संरचना होती है राइजोमॉर्फ, जिसको हम बोलते हैं तंतु जटा। तंतु जटा का मतलब है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जटा मतलब मूल या रूट्स, तो जो रूट के समान हो दिखने में लेकिन बारीक बारीक हो। तो ये डार्क ब्राउन हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, बहुत बारीक बारीक जड़ों के समान ही दिखते हैं। और इनको अगर आप सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का संरचना दिखेगी। ये राइजोमॉर्फ है जो आपको मॉर्फोलॉजी में दिख रहा है कैसा। और अगर आप इसका सेक्शन काटें टिप की तरफ से तो इसमें एक एपिकल टिप होती है जहाँ पर कि कवक तंतु बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। बाहर में इसके आपको काफ़ी सारे फंगल हाइफी दिख रहे हैं। बिल्कुल आउटर साइड में जो फंगल हाइफी होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, कलर्ड भी होते हैं और कंपैरेटिवली बाहर का जो वातावरण होता है उसके प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंदर की जो लेयर्स होती हैं उसमें फंगल हाइफी की लेयर्स होती हैं जिसमें जेलेटिनस मटेरियल होता है जो उसको ड्राई होने से बचाता है। और सेंटर में पतली कोशिकाओं से बनी हुई लेयर्स होती हैं जो कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। जब भी परिस्थिति नॉर्मल होती है तो ये जो सेल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करके एपिकल टिप से ग्रो करके और फिर नया संरचना बना सकते हैं। और बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है। तो ये राइजोमॉर्फ है जो कि जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे फंगस जो कि रूट पैरासाइट्स होती हैं। तो एक पौधे की जड़ से लेकर के दूसरे पौधे की जड़ तक आपको राइजोमॉर्फ देखने को मिल सकते हैं। ये एक और संरचना है जो कि जनरली डायकैरियोटिक माइसीलियम में मिलती है, खास करके बेसिडियोमाइसीटीज़ में। इनको हम कहते हैं हाइफल ट्रैप्स, क्लैम्प कनेक्शंस। अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ये बीच में सेल दिख रहा है, सेल के पास में एक मुड़ा हुआ क्लैम्प की जैसी संरचना दिख रही है। तो ये द्विकेंद्र के कवक तंतुओं में बनता है बेसिडियोमाइसीटीज़ के बहुत सारे टाइप्स में, जिनमें कि वो फंगस क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के केंद्रक होते हैं तो वो ये श्योरिटी बनाने के लिए कि प्रत्येक जो नई कोशिका बन रही है, हर जो नई सेल बन रहा है उसमें दोनों जो केंद्रक जाते हैं वो दोनों अलग अलग प्रकार के ही जाएं, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, उस चीज़ को पक्का करने के लिए ट्रैप्स ये क्लैम्प कनेक्शंस बनते हैं। इनको क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं। आमतौर पे आपने बहुत पुरानी बिल्डिंग अगर होंगी तो देखा होगा जो पाइप होते हैं उनको दीवार से जोड़ने के लिए एक सी के आकार का हुक लगा दिया जाता है। ये भी लगभग इसी प्रकार का होता है। उसमें वो पाइप को दीवार से जोड़ता है। यहाँ पर ये सी नाम शेप की संरचना एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है।